सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउथ सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। वेलफेयर इंस्पेक्टर का है, जो एकदम बिल्कुल नया पेपर है। 30 जनवरी 2026 को ये पेपर हुआ है दोस्तों। और ये आपका हेड क्वार्टर का पेपर है। 35% LDC कोटा है। 120 मिनट रहेंगे आपका। 110 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स के रहेंगे आपके, जिसमें 10 राजभाषा के और 100 इस्टेब्लिशमेंट के रहेंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्न की ओर, क्योंकि नया पेपर है तो एक्साइटमेंट भी है देखने की। और उसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ें, और जो हमारा वीडियो का जो एक कलेक्शन तैयार हो रहा है क्वेश्चन सेटों का, वो उसकी संख्या 30 पहुंच गई है। तो आप लोग देखें, क्योंकि लगभग 30 वीडियो हुआ है। तो ये कितने प्रश्न तैयार हो गए? इतने प्रश्न का क्वेश्चन बैंक तैयार दिनों पर दिन होते जा रहा है। आप लोग देखें, प्लेलिस्ट में देखें, वो एक वीडियो को एक जगह, पूरी वीडियो को जो क्वेश्चन पेपर है उसको इकट्ठा कर दिया गया है, ताकि आपका कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ ये पेपर कहाँ मिलेगा। ऐसे ऐसे एक जगह जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, पूरी 30 वीडियो एक जगह है। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के पहले पेपर को, और चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई डाउट रहता है तो कमेंट भी करें। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा है कि राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप किस रीजन में आते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, अंडर विच रीजन डू द अंडमान निकोबार फॉल्स? ऑप्शन है सी, बी, ए और डी। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा एक का जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी, रीजन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा पर संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ऑप्शन है 10, 30, 20 और 15। यानी प्रश्न संख्या 2 का जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा पी, 30 सदस्य होते हैं। पूछता कि राज्यसभा में कितने होते हैं? ये पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल की बात किया है। राज्यसभा में 10 होता है, लोकसभा में 20 होता है, और टोटल पार्लियामेंट्री कमेटी जो दोनों मिल के होती है उसमें 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़ अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम? ऑप्शन है पारंगत, प्रवीण, प्रबोध और प्रज्ञा। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 3 का आंसर होगा दोस्तों, वो होगा प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों में पहली बार संशोधन कब किया गया था? When were the official language rule amended first? 1976, 1987, 1980 और 1978। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 4 है दोस्तों, उसका आंसर होगा 1987। देखिए 1976 में ये लैंग्वेज रूल आया, पहली बार अमेंडमेंट हुआ 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियमों के किस नियम में दी गई है? ऑप्शन है डेफिनेशन ऑफ वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इज गिवन इन विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स? तो हमारा ऑप्शन है 7, 10 और 8 और 9। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 5 है दोस्तों, उसका आंसर होगा 10। पारंगत पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है।
इन विच ईयर वाज द पारंगत कोर्स इंट्रोड्यूस्ड? तो ऑप्शन है दोस्तों 2002, 2015, 1987 और 2020। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 6 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन किस भाषा में प्रस्तुत कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, इन विच लैंग्वेज एन एम्प्लॉय कैन सबमिट हिज एप्लीकेशन, अपील और रिप्रेजेंटेशन? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों या किसी भाषा में। प्रश्न संख्या जो 7 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, हिंदी या अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करने की अवधि क्या है? यानी व्हाट इज द पीरियड फॉर होल्डिंग द मीटिंग्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी कंस्टिट्यूटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज? प्रश्न है हमारा कि साल में, ऑप्शन है 1 बार, महीने में 3 बार, साल में 2 साल में 1 बार और 6 महीने में 1 बार। जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो बैठकें होती है दोस्तों वो होती है आपका प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा बी, 3 महीने में 1 बार। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोर्ड किस क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं? इन विच ऑर्डर द बोर्ड्स आर डिस्प्लेड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय, यानी रीजनल हिंदी और इंग्लिश, नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 9 है दोस्तों, 9 का आंसर होगा सी, पहले होगा रीजनल, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के किस नियम के अंतर्गत एक कर्मचारी फाइल पर नोटिंग या कार्यविवृत्ति हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है? अंडर विच रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1976 एन एम्प्लॉय कैन राइट नोटिंग्स और मिनट ऑन द फाइल इन हिंदी और इंग्लिश? ऑप्शन है दोस्तों रूल 3(1), रूल 8(1), रूल 3(2) और रूल 8(2). यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 10 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, रूल 8(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को एक तिमाही में अधिकतम कितने घंटे ओवर टाइम करने की अनुमति होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स ऑफ अ वर्कर इज अलाउड टू वर्क इन अ सिंगल क्वार्टर, मतलब 3 मंथ्स? ऑप्शन है 125, 120, 144 और नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या 11 का जो ऑप्शन है दोस्तों 125 घंटे, 120 घंटे, 144 घंटे और डी, नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा सी, 144 घंटे। पूरी रात का मतलब किसके और किसके बीच की अवधि है? फुल नाइट मीन्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ बिटवीन। तो ऑप्शन है 12 AM to 4 AM, 12 PM to 5 PM, 12 PM to 6 AM। यानी प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा सी। डीआरक्यू वाले पदों के मुकाबले सरप्लस स्टाफ को की रीडिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ अगेंस्ट पोस्ट हैविंग एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा? यानी प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन है पोस्टेड इन द सेम ग्रेड, पोस्टेड इन हायर ग्रेड, पोस्टेड इन एनी ग्रेड एज पर रिक्वेस्ट, पोस्टेड इन लोअर ग्रेड। यानी प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए, पोस्टेड इन द सेम ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाप्रबंधक डीआरएम को प्रत्येक की शुरुआत में सैंक्शन बुक में आने वाली सबों की
सभी पदों की जीरो बेस्ड समीक्षा करनी चाहिए, यानी GMDRM शुड कैरी आउट अ जीरो बेस्ड रिव्यू फॉर ऑल पोस्ट अपीयरिंग इन द बुक ऑफ सैंक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी, यानी तो कैलेंडर ईयर, फिनेंशियल ईयर, अगस्त एवरी ईयर और दिसंबर एवरी ईयर। प्रश्न संख्या जो 14 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका फिनेंशियल ईयर। लगातार काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में लॉन्ग ऑन का मतलब ड्यूटी की अवधि क्या है? इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर्स ऑन लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी, तो 14 आवर्स, 10 आवर्स, 8 आवर्स और नन ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा दोस्तों बी 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फ्लोर वेज जिससे कोई भी राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकता, किसके द्वारा तय किए जा सकते हैं? यानी द फ्लोर वेज बिलो विच नो स्टेट्स और सेंट्रल अथॉरिटी कैन सेट अ मिनिमम वेज इज फिक्स्ड बाय whom? ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जोनल रेलवेज और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% अस्थायी पदों को स्थायी पदों में तभी बदला जाता है जब पद लगातार कितने वर्ष तक चालू रहे? यानी 80% ऑफ टेम्पोररी पोस्ट आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट पोस्ट ओनली आफ्टर कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द पोस्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शन है 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 70 जो 1 का आंसर है दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा दोस्तों आपका बी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप सी और पहले के ग्रुप डी पदों को सेवा की आवश्यकता के आधार पर चयन या अचयन गैर चयन पदोन्नति के लिए घोषित किया जाता है। द पोस्ट इन द ग्रुप सी एंड erstwhile ग्रुप डी आर डिक्लेयर्ड एज सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट फॉर प्रमोशन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस बाय होम। यानी ऑप्शन है दोस्तों रेलवे बोर्ड, GM, PCP और नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या 18 का आंसर होगा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन पावर प्लानिंग के संदर्भ में सरप्लस स्टाफ का क्या मतलब है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग व्हाट डज सरप्लस स्टाफ मीन? स्टाफ ऑन बेंच, स्टाफ हु आर वर्किंग ओवर टाइम, स्टाफ हु आर ऑन लीव और ऑप्शन है स्टाफ रेंडर्ड अननेसेसरी ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और क्लोजर ऑफ एन एक्टिविटी। यानी प्रश्न संख्या 19 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी, टेक्नोलॉजी में बदलाव या किसी एक्टिविटी के बंद होने के कारण जो कर्मचारी अनावश्यक हो गए हैं। एक उपयुक्तता परीक्षा इतने अंतराल पर होनी चाहिए जो इससे कम ना हो। सुटेबिलिटी टेस्ट शुड बी हेल्ड एट द इंटरवल विच शुड बी नॉट लेस देन हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स, 6 मंथ्स और आपका 1 ईयर, नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा दोस्तों 20 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी 1 मंथ, क्योंकि ये 2018 में बदल गया। पहले 6 महीना होता था, अभी वर्तमान में 1 साल पर सुटेबिलिटी टेस्ट होना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन मास्टर की कैटेगरी में पद के लिए तय पदों का कितना प्रतिशत पैरा के अंतर्गत आता है? परसेंटेज ऑफ पोस्ट फिक्स फॉर द पोस्ट कैटेगरी इन द स्टेशन मास्टर इज कवर अंडर विच पैरा? तो IREM 122, IREC 122, IREM 160 और IREC 160। यानी प्रश्न संख्या जो 21 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका IREM 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है RLC का मतलब क्या है? RLC स्टैंड्स फॉर द रेलवे लेबर कमिश्नर, रीजनल लैंड कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर और रीजनल लॉ कमिश्नर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 22 का जो आंसर को दोस्तों वो होगा सी, रीजनल लेबर कमिश्नर।
चयन पदों के लिए चयन बोर्ड में कितने अधिकारी होंगे? सिलेक्शन बोर्ड फॉर सिलेक्शन पोस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑफिसर्स? 2 से कम नहीं, 3 से कम नहीं, कोई सीमा नहीं। प्रश्न संख्या जो 23 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 3 से कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदर्थ प्रमोशन के संबंध में पैरा नियम में दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एडहॉक प्रमोशन आर कंबाइंड इन रूल ऑफ विच? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन है 215 ऑफ IREC, 200 IREC का 2216, IREM का 216 और IREM का 215। यानी प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा दोस्तों सी, IREM 216 में ये दिया गया है एडहॉक प्रमोशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम कितने स्थान के साथ राजपत्रित कैडर में बारी से हटाकर प्रमोशन दिया जा सकता है? आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में भी ग्रांटेड इन अ गजेटेड कैडर फॉर रिप्रेजेंटिंग कंट्री ओलंपिक गेम विथ एथलीट विच पोजीशन? थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट फॉर पार्टिसिपेशन है। प्रश्न संख्या 25 का आंसर होगा दोस्तों थर्ड पोजीशन आएगा तो दिया जा सकता है। किस पद पर प्रमोशन के लिए वाइसा वोस यानी मौखिक परीक्षा देना अनिवार्य है? तो ऑप्शन है वेलफेयर इंस्पेक्टर, लॉ असिस्टेंट और ग्रुप सी टू डी टू सी और जे। यानी प्रश्न संख्या 26 का आंसर होगा दोस्तों बी, लॉ असिस्टेंट के लिए अनिवार्य होता है। हेल्थ एजुकेटर और फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर को इस तरह वर्गीकृत किया गया है। हेल्थ एजुकेटर्स एंड फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर्स आर क्लासिफाइड एज एक्सक्लूडेड, कंटिन्यूअस स्टाफ, EI स्टाफ और नन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 27 का जो आंसर दोस्तों वो होगा हेल्थ स्टाफ हमारे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए ड्यूटी के दौरान मरने वाले अस्थायी रूप से विकलांग होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता के मामले में कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? फॉर कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट अंडर कंपैशनेट ग्राउंड, डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर डाई और परमानेंटली crippled इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी आर कैटेगराइज्ड एज विच प्रायोरिटी? ऑप्शन है थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। यानी प्रश्न संख्या 28 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बी, फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑप्शन है दोस्तों, प्रश्न है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन टू अ सिलेक्शन पोस्ट, क्वेश्चन नंबर 29, चयन पद पर प्रमोशन के संबंध में क्या सही है? तो पैनल में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 3 गुना तक योग्य कर्मचारियों के चयन के बुलाया जाएगा। सभी योग्य कर्मचारियों को बिना किसी सीमा के चयन के लिए बुलाया जाएगा। पैनल में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के 2 गुना तक योग्य कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। सभी योग्य कर्मचारियों को निर्धारित पदों के अनुसार चयन के लिए बुलाया जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 29 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 29 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन मामलों में कर्मचारियों को आंशिक रूप से चिकित्सीय रूप में विकोटीकृत किया जाता है उससे अनुकंपा के तहत पत्नी, बच्चों, आश्रितों को किस ग्रेड में नियुक्ति दी जाती है? इन केस वेयर एम्प्लॉयज वर पार्शियली medically decategorized, appointment under CG can be offered to wife wards dependent in which grade?
ऑप्शन है बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन कैन बी ऑफर्ड, नो सीजी इज परमिटेड इन सच केसेस, लेवल 1 और नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या 30 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। आपको डिकैटेगराइज किया जाता है, उसको लेवल 1 में दिया जाता है। रेलवे कर्मचारी के रोजगार को लगातार गहन या ईआई के रूप में वर्गीकृत करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? मोस्ट सुटेबल मेथड टू क्लासिफाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज कंटिन्यूअस, इंटेंसिव और ईआई इज बेस्ड ऑन विच? तो बेस्ड ऑन टीयूवी, बेस्ड ऑन फैक्चुअल जॉब एनालिसिस और इंटरलॉकिंग ऑफ सिग्नल्स, नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या हमारा 31 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, फैक्चुअल जॉब एनालिसिस अप टू 72 आवर्स। क्या आत्महत्या करने वाले रेलवे के बच्चे आश्रित परिवार के सदस्य के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है? तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन होगा दोस्तों हाँ, बच्चे और डिपेंडेंट फैमिली अनिवार्य है। हाँ, केवल पत्नी नो। यानी प्रश्न संख्या कितना है 32 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, हाँ एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मंडल नियंत्रित पदों के आधार मंडल पदों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तियों में आश्रित भाइयों बहनों की नियुक्ति के मामले पर विचार करने की शक्तियाँ किसके पास है? इन सीजी अपॉइंटमेंट्स अगेंस्ट divisional control post power for considering cases appointment of dependent brothers sisters were vested with ऑप्शन है 33 का डीआरएम, जीएम, पीसीपी और एडीआरएम। प्रश्न संख्या जब डिवीजन की बात हो रहा है तो वो डीआरएम लेंगे। यानी प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा ए, डीआरएम। ठेका द्वारा मजदूरी के भुगतान में डिफ़ॉल्ट के मामले में अधिनियम के तहत मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी होती है। इन केस ऑफ डिल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस लाइज विच अंडर विच एक्ट? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, इंस्पेक्टर ऑफ द पोस्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डी नन ऑफ द एव। प्रश्न संख्या 34 का आंसर होगा दोस्तों प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सभी रनिंग कर्मचारियों के लिए छुट्टी लीव रिजर्व फॉर ऑल रनिंग स्टाफ शुड बी कितना होना चाहिए? प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन है 5 to 10%, 15 to 30%, 25 to 40%। यानी प्रश्न संख्या 35 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 15 to 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त कोटा क्या होगा? इन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट पोस्ट कोटा व्हाट विल हैपन टू द अनयूज्ड पोस्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर? ऑप्शन है इट शैल बी लैप्स, इट इज़ कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और इसे अगले वर्ष ओपन मार्केट कोटे में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एंड नन ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या हमारा 36 का जो आंसर होगा वो होगा लैप्स हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पे कमीशन में लेवल 5 में न्यूनतम वेतन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम पे ऑफ लेवल 5 इन 7th पे कमीशन? तो ऑप्शन है 18,000, 35,400, 25,500 और 29,200। यानी प्रश्न संख्या 37 का आंसर होगा डी। देखिए ये लेवल 1 का है, मिनिमम है, ये लेवल 6 का है, ये लेवल आपका 5 का है, सॉरी ये लेवल आपका 4 का है, और ये आपका लेवल 5 का, तो लेवल 5 का पूछा है। यानी प्रश्न संख्या 37 का आंसर होगा डी, 29,200 लेवल 5 का मिनिमम बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पे मैट्रिक्स के लेवल 4 में तकनीशियन ग्रेड 2 को दे ब्रेक डाउन भत्ते की राशि क्या है?
द अमाउंट ऑफ ब्रेक डाउन अलाउंस पेएबल टू ए टेक्नीशियन ग्रेड 2 इन लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स इज, तो 540 रुपये, 500 रुपये, 450 रुपये और नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या 38 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 540 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन रद्द करने के लिए किस स्टैंडर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है? विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन? तो SF2 डीम्ड सस्पेंशन, SF5 मेजर पेनल्टी, SF3 सबसिस्टेंस अलाउंस और SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। प्रश्न संख्या 39 का आंसर होगा डी, SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। लियो का मतलब क्या होता है? तो लीगल इनैक्टमेंट नहीं, इन्फोर्समेंट होता है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, लेबर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रश्न संख्या जो हमारा 40 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 41, यदि पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो क्या वे दोनों अपने बच्चों के शिक्षा भरने के लिए पात्र है? इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलवे सर्वेंट, आर दे बोथ कंकरेंटली एलिजिबल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ देयर चिल्ड्रन? तो येस ओनली 12%, ओनली 50% एंड नो। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 41 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, नो, दोनों एक साथ नहीं भर सकते हैं। मॉडल SOP 2018 के किस भाग में स्थापना मामलों का प्रावधान है? विच पार्ट ऑफ मॉडल SOP 2018 कंटेन्स प्रोविजन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मैटर? तो ऑप्शन है पार्ट F, पार्ट D, पार्ट C और पार्ट E। यानी प्रश्न संख्या हमारा 42 का आंसर होगा दोस्तों ए, पार्ट F। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 43, भर्ती में OBC को आरक्षण दिया जाता है, माने परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू OBC इन रिक्रूटमेंट, 10%, 20% और 27%। प्रश्न संख्या हमारा 43 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है बी, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कैडर में एक पद जो आरक्षण के लिए आवेदन किए बिना नियमित आधार पर भरा जा सकता है। सिंगल पोस्ट इन अ हाउ मेनी कैडर में बी फिल्ड ऑन अ रेगुलर बेस विदाउट अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन? एल शेप रोस्टर, पोस्ट बेस्ड रोस्टर, विदाउट अप्लाइंग रोस्टर और नन ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या 44 का जो आंसर होगा वो होगा सी, विदाउट अप्लाइंग रोस्टर। हॉस्टल सब्सिडी और CA का दावा एक साथ क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन है येस, नो, येस फॉर द फर्स्ट चाइल्ड ओनली। यानी प्रश्न संख्या 45 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है ए, हाँ किया जा सकता है। कई बार हमने वीडियो में ऐसे प्रश्नों को डिस्कस किया है कि ये प्रश्न आते रहता है और देखिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम के तहत अपील की अवधि कितने समय के भीतर की जाएगी? अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, द अपील शैल बी प्रीफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? ऑप्शन है 60, 30, 90 और 45 डेज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 46 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सद्भावना दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस? 20 अगस्त, 21 मई, 22 जुलाई और 25 अक्टूबर। प्रश्न संख्या हमारा 47 का आंसर होगा ए, 20 अगस्त। एक ही शहर में 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर से ट्रांसफ़र के लिए अस्वीकार्य CTG की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ CTG एडमिसेबल फॉर ट्रांसफ़र विद इन द सेम सिटी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफ़र विद इन द 20 किलोमीटर? तो 1/3 ऑफ पे, हाफ ऑफ द पे, 1 मंथ ऑफ पे और 1/3 ऑफ द पे। यानी 48 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, 1/3 ऑफ द पे।
निम्नलिखित द्वारा भत्ता कोर्ट द्वारा अटैच नहीं किया सकता है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस, एनडीए, लिव इनकैशमेंट और एचआरए। यानी प्रश्न संख्या हमारा 49 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, एचआरए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियम 9 में 2004 के संशोधन के अनुसार अनुशासनात्मक जांच करने के लिए अब आधिकारिक तौर पर किस तकनीक की अनुमति है? अकॉर्डिंग टू 2024 अमेंडमेंट टू रूल 9, what technology is now officially permitted for conducting disciplinary inquiries? तो ऑप्शन है व्हाट्सएप मैसेजिंग, टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग और आपका नॉन ऑफ द एबव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 50 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जा सकता है। अस्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता पर मुआवजे की राशि कम से कम कितनी होगी? द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी विल बी एट लीस्ट हाउ मच? तो ऑप्शन है 30,000, 1,40,000, 10 लाख और 4 लाख। प्रश्न संख्या जो 51 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 1,40,000। डेथ केस में दोस्तों 1,20,000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पोररी ट्रांसफर के दौरान एक कर्मचारी को सामान्य किराए का भुगतान करके पिछले पोस्टिंग की जगह पर क्वार्टर रखने की अनुमति दी जा सकती है। वो अवधि कितने के लिए होगी? ड्यूरिंग temporary transfer, an employee may be permitted to retain the quarters at the former place of posting on payment of normal rent for a period of how many years? तो ऑप्शन है 2 months, 4 months, 6 months और डी, इंटायर द पीरियड ऑफ टेम्पोररी ट्रांसफर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 52 का जो आंसर होगा दोस्तों 52 का वो होगा डी, इंटायर पीरियड ऑफ टेम्पोररी ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियनों की मान्यता सामान्य रूप से कितने वर्षों के लिए होती है? तो हमारा जो वेट ऑप्शन है दोस्तों, ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस नॉर्मली बी वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स और 3 ईयर्स। दोस्तों पहले जब हुआ था 2013 में तो वो था 6 वर्ष के लिए, जो 2024 में अपना हुआ है वो 5 वर्ष के लिए है। यानी प्रश्न संख्या 53 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the promotional quota vacancies for Tech 3 post from lower grade in diesel electrical loco emu sheds are, यानी डीजल विद्युत लोको इम्यू शेड में निचले ग्रेड से तकनीशियन 3 तक के पदों के लिए पदोन्नति कोटा की रिक्ति क्या है? 100%, 25%, 75% और 50%। यानी प्रश्न संख्या 54 का आंसर होगा 50%। कौन सा एचआरएमएस मॉड्यूल एक कर्मचारी के पूरे कैरियर इतिहास को बनाए रखने के लिए सेंट्रल है, जिसमें नियुक्ति, प्रमोशन, ट्रांसफर योग्यताएं शामिल है? विच एचआरएमएस मॉडल इज सेंट्रल फॉर मेंटेनिंग एन एम्प्लॉयज कंप्लीट कैरियर हिस्ट्री इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड क्वालिफिकेशंस? मैन पावर प्लानिंग, ईएपीआर, पास पीडीओ और ईएसआर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 55 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ईएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, क्या कोई कर्मचारी ईएसएस मॉड्यूल के माध्यम से जन्म तिथि बदलाव का अनुरोध कर सकता है? कैन एन एम्प्लॉय रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ इन द ईएस मॉडल? यस थ्रू रिस्पेक्टिव ऑफिसर, नो और ईएसएस के माध्यम से नहीं लेकिन एचआरएमएस में कर सकता है। प्रश्न संख्या जो हमारा 56 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा नो, अभी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन ईएसएस में अवेलेबल नहीं है। विदेश में डेपुटेशन की अवधि के दौरान कौन सा भत्ता स्वीकार्य नहीं है? विच अलाउंस इज नॉट एडमिसेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेपुटेशन अब्रॉड? एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ड्यूअल चार्ज अलाउंस एंड नन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या जो हमारा 57
7 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। एचआरएमएस में कौन सा मॉडल कर्मचारियों के पदोन्नति आदेशों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए सबसे सीधे तौर पर उपयोग किया जा सकता है? विच मॉड्यूल ऑफ इन एचआरएमएस इज मोस्ट डायरेक्टली यूज्ड फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ प्रमोशन ऑर्डर्स ऑफ एम्प्लॉयज? यूडीआईपी, कैडर मैनेजमेंट, यूडीआईटी और नन ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 58 होगा दोस्तों, उसका आंसर होगा यूडीआईपी यानी यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन, और यानी 58 का आंसर होगा ए, यूडीआईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। स्केल्स ऑफ पे ऑफ वेरियस नॉन गजेटेड ऑफिसर्स आर डिटेल्ड इन। विभिन्न गैर राजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमानों का विवरण इसमें दिया गया है। IREM चैप्टर 4, IREM चैप्टर 10, IREM चैप्टर 5 और IREM चैप्टर 7। प्रश्न संख्या जो हमारा 59 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, IREM चैप्टर 4। यदि आरोप अनधिकृत उपस्थिति का है तो सूची दस्तावेजों में से एक हो सकता है। इन द केस ऑफ the alleged charge is unauthorized absence can be one of the listed documents. What can be? Leave chart, attendance register, absence statement, none of the above। प्रश्न संख्या जो हमारा 60 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, अटेंडेंस रजिस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की तारीख में एचआरएमएस में कौन सा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया सकता है? विच एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड इन एचआरएमएस? सेटलमेंट आफ्टर वीआरएस, इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, और ड्यूटी चेक पास, और पीएफ विड्रॉवल। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 60 है दोस्तों 61, उसका आंसर होगा ए, वीआरएस आफ्टर सेटलमेंट। ऑप्शन आ गया। वाइपर का मतलब क्या होता है? वाइपर स्टैंड्स फॉर, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है हमारा कि वेलफेयर इंस्पेक्टर पैरामीटर एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू, वेलफेयर इंस्पेक्टर प्रोग्रेस इवैल्यूएशन रिव्यू, वेलफेयर इंस्पेक्टर पैरामीटर एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट, नन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या हमारा जो 62 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, वेलफेयर इंस्पेक्टर पैरामीटर एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू। पहला अपील आवेदक द्वारा निर्धारित समय समाप्त होने या पीआईओ से निर्णय होने प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर पहली अपील पर अधिकारी के पास किया जा सकता है? तो फर्स्ट अपील टू बी फर्स्ट अपीलेटी अथॉरिटी कैन बी प्रीफर्ड बाय द एप्लीकेशन विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट और द रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन फ्रॉम द पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ऑप्शन है 30%, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज और 15 डेज। प्रश्न संख्या जो हमारा 63 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 63 का आंसर होगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीमारी से पीड़ित रेलवे कर्मचारी के मामले में और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर HRA 180 दिनों तक पूरी दर पर स्वीकार्य है, जिसे चिकित्सा प्रमाण पत्र पर कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है हमारा प्रश्न पहले कि इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज एंड मेडिकल सर्टिफिकेट HRA is admissible on the full rate up to 180 days, can be extended up to how many days on medical certificate? ऑप्शन है नॉट अलाउड टू 40 डेज, 1 ईयर और 90 डेज। यानी प्रश्न संख्या होगा 240 दिन, इसका आंसर होगा 64 का। सरकारी नौकरी की भविष्य में कौन सी सस्ती अयोग्यता मानी जाती है? विच पेनल्टी इज कंसिडर्ड अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट? तो होता है डिसमिसल।
तो ऑप्शन है कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ सर्विस, एनी मेजर पेनल्टी और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। यानी प्रश्न संख्या जो 65 का आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। व्हाट डज द LAA स्टैंड्स फॉर? HRMS, लीव सैंक्शन अथॉरिटी, लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, लीव अथॉरिटी और लो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। प्रश्न संख्या हमारा 66 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। 67 है दोस्तों कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए कर्मचारी को कौन सी जरूरी जानकारी चाहिए? व्हाट मैंडेटरी डिटेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय टू रजिस्टर ऑन उम्मीद? तो PF, PPO, पैन एंड डेट ऑफ बर्थ, आधार, PF एंड PPO, एनी गवर्नमेंट ID, रेलवे ID एंड PF। प्रश्न संख्या जो हमारा 67 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, PPF, PPO, पैन एंड डेट ऑफ बर्थ। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए। बहुत टफ नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है। एक रेलवे कर्मचारी के खाते में वर्ष कितने दिनों की LHAP जमा होती है? हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP आर क्रेडिटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉयज अकाउंट एनुअली? 30 डेज, 10 डेज, 20 डेज और नन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या जो हमारा 68 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 68 का आंसर होगा सी, 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है IREM के किस चैप्टर में रेलवे कर्मचारियों के नाम बदलाव के बारे में बताया गया है? विच चैप्टर ऑफ IREM डील्स विद चेंज ऑफ नेम ऑफ रेलवे सर्वेंट? 69 का जो आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन होगा चैप्टर 11, 14, 10 और 12। तो आंसर है दोस्तों डी, चैप्टर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक कोटे के तहत भर्ती केवल 7वें CPC के लेवल में किस लेवल में की जाती है? द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा इज डन ओनली लेवल विच ऑफ द 7th पे कमीशन? तो लेवल 2 में होता है। ऑप्शन है 9, B का 1 है, C 5 है और D 2 है। प्रश्न संख्या 70 का आंसर होगा दोस्तों D, लेवल 2 में। RS आचरण नियम 96 का नियम कौन सा सरकारी आवास को उप किराए पर देने और खाली करने से संबंधित है दोस्तों? तो ये होगा 15 का ए। रूल नंबर विच ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 डील्स विथ सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन? ऑप्शन है हमारा 15A, 13A, रूल 12 और रूल 13। तो आंसर होगा दोस्तों आपका 70 का 1, रूल 15A। पैटर्निटी लीव, देखिए एक ही प्रश्न अब बार बार आप लोग कहिएगा तो समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। प्रयास किया जाएगा कि सारे ऑप्शन को डील करने का, लेकिन अभी थोड़ा समय का लिमिटेशन है। मैं चाहता हूं कि आपसे जो भी नए पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड कराया जाए, या जो इम्पोर्टेंट पेपर है, जैसे कि कल मैंने WCR का पेपर किया था जो बहुत अच्छे लेवल का पेपर है दोस्तों, तो वैसे पेपर का आपका लेवल मेंटेन करके रखना है, तो ही आप एग्ज़ाम को फाइनल मेरिट तक पहुंचा सकते हैं। एग्ज़ाम क्रैक करना अलग बात है, पैनल में आना अलग बात है। जो पैनल में आता है उसी की मेहनत सक्सेस मानी जाती है दोस्तों। इसलिए एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप 4 महीना पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन पैनल में आने के लिए आपको सालों की मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत एक्सपीरियंस होना पड़ता है। और अगर आपको कंडक्ट रूल से कोई भी जानकारी ज़्यादा चाहिए तो आप चैनल पर वीडियो पड़ा है कंडक्ट रूल का, आप देखिए सारे नियम को डिस्क्राइब किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 72 को। पैटर्निटी लीव इफ़ नॉट यूटिलाइज्ड, पितृत्व अवकाश यदि उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे लैप्स हो जाएगा। कैन बी अवेल एनी टाइम, नहीं, यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग नहीं किया तो यह समाप्त हो जाएगा।
तो आंसर होगा बी। अगर 6 महीने के भीतर आप नहीं करते हैं तो ये लैप्स हो जाता है। ऑप्शन है अनअवेल्ड पीएल कैन बी क्रेडिटेड इनटू एलएपी नहीं। आंसर होगा दोस्तों उसका बी। अनुशासन अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का कौन सा नियम उन दंडों को परिभाषित करता है जो एक रेलवे कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं? विच रूल ऑफ D&A डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 डिफाइंस द पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ रेलवे सर्वेंट? तो रूल 6। ऑप्शन है रूल 5, रूल 21, रूल 11 और रूल 6। दोस्तों हमारा जो रूल 6 है वो है आपका पेनल्टीज से। आपको डिसिप्लिन एंड अपील रूल से कोई भी समस्या है, डाउट है, समझना चाहते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को देखें। डिसिप्लिन एंड अपील रूल D&R का एक कंप्लीट 1 घंटे का पीरियड है आपको, जिसमें 31 रूल को डिस्क्राइब किया गया है और उस पर MCQs भी तैयार किए गए। आप उसको कर लेंगे तो आपका डिसिप्लिन एंड अपील रूल का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यानी प्रश्न संख्या 73 का आंसर होगा डी, रूल 6। एक बेटा 21 साल की उम्र के बाद ही रेलवे पास में शामिल होने के योग्य है यदि वह अ सन इज एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन अ रेलवे पास आफ्टर द एज ऑफ 21 only if he is employed living with parents, a bona fide student of recognized institution and not eligible। प्रश्न संख्या 74 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। अगर वो बोनाफाइड स्टूडेंट होगा तो ही इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत अधिकतम मुआवजा दिया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मैक्सिमम कंपनसेशन इज पेड अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923? यानी प्रश्न संख्या हमारा 75 का ऑप्शन है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, डेथ रिजल्टिंग इंजरी और टेम्पोररी डिसेबलमेंट। क्या था प्रश्न कि विच एम्प्लॉय सिचुएशन मैक्सिमम कंपनसेशन पेड? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम दोस्तों दिया जाएगा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। यानी प्रश्न संख्या 75 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। क्योंकि डेथ में दोस्तों आपका 1,20,000 दिया जाता है, 1,20,000। और डिसेबलमेंट में दोस्तों परमानेंट में 1,40,000 दिया जाता है। तो ये आपका मैक्सिमम हुआ, यही प्रश्न पूछ रहा था। स्पेशल लेवल क्रॉसिंग घोषित किए गए लेवल क्रॉसिंग पर गेट कीपरों की न्यूनतम संख्या कितनी है? द मिनिमम नंबर ऑफ गेट कीपर्स एट लेवल क्रॉसिंग डिक्लेयर एज स्पेशल क्लास ऑफ लेवल क्रॉसिंग। तो ऑप्शन है 2, 4, 3 एंड नन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या हमारा 76 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों को बैठकों में शामिल होने के लिए कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने विशेष छुट्टियां दी जा सकती है? व्हाट इज द स्पेशल कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर दैट कैन बी ग्रांटेड टू द डेलीगेट्स ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अटेंड मीटिंग्स? ऑप्शन है 10, 18, 15 और नॉट एलिजिबल। प्रश्न संख्या जो हमारा 77 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे पेंशन नियम 1993 के तहत कितने प्रतिशत विकलांगता के लिए पेंशन भोगी विकलांगता पेंशन पर रिटायर्ड होंगे? तो ऑप्शन है 40%, 50%, 60% एंड 100%। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 78 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 100%। प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए मंडल के स्तर की बैठकों में PNM की फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ PNM एट डिविजनल लेवल मीटिंग्स फॉर ईच रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। तो 2 महीने में एक बार। ऑप्शन है वंस इन ए 4 मंथ, वंस इन ए 3 मंथ्स, वंस इन ए 2 मंथ और वंस इन ए 6 मंथ्स। प्रश्न संख्या हमारा 79 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है सी, वंस इन अ 2 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सर्वेंट पेंशन नियमों के किस नियम के तहत चिकित्सीय रूप से विकटीकृत
कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में रेलवे छोड़ने का विकल्प पर निपटान किया जा सकता है? अंडर विच रूल ऑफ RS पेंशन रूल दैट कैन बी सेटल्ड ऑन ऑप्शन टू क्विट रेलवे रिगार्डिंग एग्जॉशन ऑफ मेडिकली डिकेटेगराइज एज स्टाफ? तो ऑप्शन है 55, सी 50, बी 62 और डी 69। यानी प्रश्न संख्या 80 का आंसर होगा दोस्तों डी 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवेंथ पे कमीशन में वार्षिक वेतन वृद्धि किन 2 तारीखों में से किसी एक पर दी जाती है? तो एनुअल इंक्रीमेंट्स इन द सेवेंथ पे कमीशन आर ग्रांटेड ऑन आइदर विच ऑफ 2 डेट्स? ऑप्शन है 1 जनवरी एंड 1 अप्रैल, 1 जनवरी और 1 जुलाई अ डेट ऑफ इंक्रीमेंट। प्रश्न के 81 का आंसर होगा दोस्तों सी 1 जुलाई और 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, रेलवे में काम करने वाले और स्नातकोत्तर योग्यता वाले डॉक्टर को कौन सा भत्ता दे है? विच अलाउंस इज पेएबल टू डॉक्टर्स वर्किंग इंडियन रेलवे हैविंग पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन? तो आपका दोस्तों पीजी अलाउंस, पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस, एनुअल अलाउंस और ए और बी, यानी 82 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ओपन विज्ञापन के माध्यम से खेल कोटा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए आयु छूट में अधिकतम या न्यूनतम में है? इज रिलैक्सेशन अपर और लोअर एंड परमिसिबल फॉर SC, ST, OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट्स कोटा विया ओपन एडवर्टाइजमेंट? तो 5 साल फॉर SC, ST, किसी भी श्रेणी के लिए कोई छूट अनुमेय नहीं है, यही आंसर होना चाहिए। और हाँ OBC के लिए 3 साल, हाँ लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए नहीं। प्रश्न संख्या जो हमारा 83 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, स्पोर्ट्स कोटा में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है किसी भी कैटेगरी के लिए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRMS में ई पास में स्प्लिट पास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इन द HRMS ई पास सिस्टम व्हाट इज स्प्लिट पास यूज्ड फॉर? तो वो क्या होता है ना कि जब आप अलग पास लेना चाहते हैं, आप फैमिली मेम्बर को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं या फैमिली अपना भी पास लेना चाहते हैं, आप फैमिली मेम्बर के लिए अलग पास लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये किया जाता है। डीप क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जो नहीं पढ़ा होगा वो गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन है यानी प्रश्न है, इन द HRMS ई पास सिस्टम व्हाट इज स्प्लिट पास यूज फॉर? तो ट्रैवल इन 2 डिफरेंट क्लासेस, परिवार के सदस्य को कर्मचारी से अलग यात्रा अनुमति देने के लिए, टू ट्रैवल इनटू 2 डिफरेंट रूट्स एंड नन ऑफ द अबव। प्रश्न के 84 का आंसर दोस्तों बी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टू अलाउ फैमिली मेम्बर्स टू ट्रैवल सेपरेटली फ्रॉम द एम्प्लॉय। यानी प्रश्न संख्या 85 का जो आंसर है, फैक्ट्री अधिनियम की धारा 2 के अनुसार किसे वयस्क कहा जाएगा? एज पर सेक्शन 2 इन द फैक्ट्रीज एक्ट हु विल बी कॉल्ड एन एडल्ट? वह व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किसे वयस्क कहा जाएगा? 21 नहीं, 19 भी नहीं, 18 होगा। यानी ऑप्शन ए 21 वर्ष है, ऑप्शन बी 19 वर्ष है, ऑप्शन सी 24 वर्ष है और ऑप्शन डी 18 वर्ष है। यानी प्रश्न संख्या 85 का आंसर होगा दोस्तों आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुट्टी खाते से छुट्टी कब डेबिट नहीं किया जा सकता? व्हेन लीव इज नॉट डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट, LAP, LND, मैटरनिटी लीव, ऑन हाफ ऑफ द पे। यानी प्रश्न संख्या 86 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, मैटरनिटी लीव कोई भी टाइप का लीव डेबिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मामलों में जहां जाली प्रमाण प्रस्तुत करने के कारण मंडल स्तर पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मामले को स्वीकार किया जा सकता है, उन्हें किसके द्वारा समीक्षा पुनः ओपन किया जा सकता है? इन केसेस ऑफ वेयर केसेस फॉर CG अपॉइंटमेंट हैव बीन डिग्रेडेड at divisional level because of production of fabricated certificates can be reviewed reopened by whom? यानी प्रश्न संख्या 87
7 का जो ऑप्शन है दोस्तों वो है DRM, GM, PCP और AGM। यानी प्रश्न संख्या 87 का आंसर होगा बी, GM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम संस्कार अग्रिम को 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? अ फ्यूनरल एडवांस हैज़ बीन हैंड्स फ्रॉम 15,000 टू कितना? तो 20,000, 55,000, 35,000 और 25,000। तो आंसर है दोस्तों आपका 88 का सी, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग कर्मचारियों के मामलों में वेतन की सामान्य दर में मूल वेतन का कितना प्रतिशत शामिल होता है? सामान्य वेतन की बात का है तो इन सर्विस 30%, आफ्टर रिटायरमेंट 55%। यानी इन केस ऑफ द रनिंग ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे इंक्लूड्स हाउ मेनी ऑफ बेसिक पे? ऑप्शन है 10%, 50%, 25% और 30%। यानी प्रश्न संख्या हमारा 89 का आंसर होगा डी दोस्तों, 30%। चेयरमैन ऑफ SCR WWO, ये साउथ सेंट्रल रेलवे वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एट जोनल लेवल। तो मिसेज GM PCP और मिसेज PCPO। यानी प्रश्न संख्या 90 का आंसर होगा, देखिए जहाँ कहीं भी होता है ना, अगर वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर GM की जो वाइफ होती हैं वो वहाँ की चेयरमैन होती हैं। यानी प्रश्न संख्या 90 का आंसर होगा मिसेज GM। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी राष्ट्रीय छुट्टियां अनिवार्य है? हाउ मेनी नेशनल हॉलीडेज आर कंपल्सरी? तो ऑप्शन 3 डेज, 6 डेज, 9 डेज एंड नन ऑफ द एबव। तो 3 नेशनल हॉलीडेज हैं आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। तो 91 का जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका वो ए, 3 डेज। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार एक वयस्क सप्ताह में कितने घंटे काम कर सकता है? 48 आवर्स, 36 आवर्स, 9 आवर्स और 72 आवर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 92 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 2400 पे लेवल से ज़्यादा है और 42 से तक है वे किस प्रकार के क्वार्टर के हकदार होते हैं? तो एम्प्लॉयज़ विथ मोर देन लेवल 4 एंड अप टू लेवल 5 आर इंटाइटल टू विच टाइप ऑफ क्वार्टर? तो टाइप 1 1800, टाइप 3 लेवल 5 से लेवल 6 के बीच होता है, और टाइप 2 तो होता है दोस्तों लेवल 2 से या 1 से भी होता है लेवल 4 तक। और टाइप 4 दोस्तों आपका होता है लेवल 7 का लिए। यानी प्रश्न संख्या 93 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, जैसा कि हमने आपको बताया है कि लेवल 5 और लेवल 6 के लिए ये प्रश्न पूछा है, मोर देन 2400 और लेवल 5। यानी प्रश्न संख्या 93 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन लाइन स्टाफ के मामले में प्रतिबंधित छुट्टियों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ इंटाइटलमेंट्स ऑफ RH इन केस ऑफ ओपन लाइन। नॉट इंटाइटलमेंट 3 दिन के लिए हकदार है, इंटाइटल फॉर 2 डेज और इंटाइटल फॉर 4 डेज। यानी प्रश्न संख्या 94 का जो आंसर दोस्तों होगा ए, RH ऑफिस स्टाफ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए दिया जाता है। लोको और यातायात रनिंग कर्मचारियों को 8 घंटे या उससे ज़्यादा की रनिंग ड्यूटी के बाद हेड क्वार्टर में कितना आराम मिलता है? तो रेस्ट एट हेड क्वार्टर्स टू लोको एंड रनिंग ट्रैफिक रनिंग स्टाफ आफ्टर रनिंग ड्यूटी ऑफ 8 आवर्स इज और मोर इज 8। ऑप्शन है 8 यानी 16, 12 और 24। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 95 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 16 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96,
रेलवे क्वार्टर के आवंटन के लिए कर्मचारियों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर्स एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इनटू gazetted and non-gazetted, safety and non-safety, essential and non-essential, supervisors and subordinates। यानी प्रश्न संख्या 96 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। नई जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन में डूब जाएंगे, क्योंकि आदमी यही मार के आता है। यानी प्रश्न संख्या 96 का आंसर होगा सी, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल पूल और इसेंशियल पूल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th पे कमीशन में स्वीकृत अनुकंपा भत्ता प्रति माह कितने से कम नहीं होगा? कंपैशनेट अलाउंस सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन हाउ मेनी पर मंथ इन 7th पे कमीशन? 18,000, 1200, 5,000, 9,000। प्रश्न संख्या 97 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। इंटेंसिव कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम साप्ताहिक आराम कितना होता है? व्हाट इज द मिनिमम वीकली रेस्ट पीरियड फॉर इंटेंसिव वर्कर्स? तो ऑप्शन है 10, 30, 24 और 48। तो दोस्तों इंटेंसिव और कंटिन्यूअस का सेम होता है 30 आवर्स, और ईआई का दोस्तों आपका होता है 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। एक टेक्नीशियन 3 Tech 3 TRD who joined railway on 29/2005, to which class of pass he is entitled? Two sets of second A, one set of first class, one set of second class A and one set of the second sleeper। यानी इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए डी, क्योंकि इसमें इंटाइटल की बात की जा रही है। आपको जो दिया जाता है वो अपग्रेडेड पास दिया जाता है, यानी आंसर इसका होना चाहिए डी। क्योंकि देखिए पास और जो पीटीओ होता है उसमें आपको इंटाइटलमेंट सेम होना चाहिए। तो पास एक देगा, आपको कहेगा कि अपग्रेडेड पास। अगर आप अपग्रेडेड पर टिक करते हैं तो ही आपको अपग्रेडेड पास मिलेगा, अन्यथा आपको सेकंड स्लीपर ही मिलेगा। और जो आप आरबी 136/2022 पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आपका जो इंटाइटलमेंट है वो होता है 1 to 4 तक, वो सेकंड स्लीपर का होता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होना चाहिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। आईडी एक्ट के तहत रिट्रेंचमेंट में शामिल नहीं है। रिट्रेंचमेंट अंडर आईडी एक्ट डज नॉट इंक्लूड वीआरएस, टर्मिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ इल हेल्थ, टर्मिनेशन ड्यू टू सरप्लस लेबर, और बी एंड सी दोनों। यानी प्रश्न संख्या जो 100 का जो आंसर होगा वो होगा ए, बी एंड सी दोनों। तो वीआरएस और टर्मिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ इल हेल्थ। JRUCC, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। अंतर क्या है? कंस्ट्रक्टिव है ये और ये है कंसल्टेटिव, तो बी आंसर होना चाहिए। जोनल रेलवे यू गायब कर दिया इसमें। प्रश्न संख्या जो हमारा 101 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कर्मचारी एचआरएमएस में अपना विवरण बदलने एडिट करने के लिए कहाँ रिक्वेस्ट कर सकता है? वेयर कैन एन एम्प्लॉय रिक्वेस्ट टू चेंज एडिट हिज डिटेल्स इन एचआरएमएस? तो मैन एमपीपी मॉड्यूल, ईएसएस मॉड्यूल और ईएसआर मॉड्यूल और नन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 102 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ईएसएस मॉड्यूल, माने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एफटीई कर्मचारियों के लिए ग्रेजुइटी के लिए क्वालिफाइंग 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर द क्वालिफाइड पीरियड फॉर ग्रेजुइटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 years to हाउ मेनी ईयर्स?
यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 103 का ऑप्शन है 1 वर्ष और 3 वर्ष और 2 महीने और 2 ईयर, यानी प्रश्न संख्या 103 का आंसर होगा ए 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापता कर्मचारियों के आश्रितों से सीजीए देने की रिक्वेस्ट पर लापता होने की तारीख से कितने वर्ष बीत जाने के बाद विचार किया जा सकता है। ए रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सीजीए फ्रॉम द वार्ड्स ऑफ मिसिंग एम्प्लॉय कैन बी कंसीडर्ड आफ्टर ए लैप्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मिसिंग, 1 ईयर, 10 ईयर एंड 2 ईयर्स। प्रश्न संख्या हमारा 104 का आंसर होगा, वो होगा दोस्तों डी। देखिए, मिसिंग कैंडिडेट एम्प्लॉय में आपको 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 7 ईयर बाद उसको डेड मान लिया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 104 का आंसर होगा डी 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम कोड के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए एक नई मान्यता प्राप्त श्रेणी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर लेटेस्ट कोड, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गेजेटेड ऑफिसर एंड नन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 105 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित है। डील्स विथ स्टाफ बेनिफिट फंड, यानी चैप्टर 8 IREC वॉल्यूम 1 होगा। चैप्टर 5 नहीं, चैप्टर 5 ऑफ IREC नहीं, चैप्टर 8 ऑफ IREC 1। तो अगर दोस्तों आपको SPF से अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कंप्लीट डिटेल्स जो इसका जो चैप्टर 8 है IREC 1 का, उसके 801 से लेकर 812 तक जो नियम दिए गए हैं चैनल पर वीडियो SBF के नाम से अपलोडेड है। आप देखेंगे 1 घंटे का है, पूरी डिटेल्स है, जहाँ जो 15 सेक्टर में वो जो खर्च होती है उस पर जो लगभग MCQs हैं वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। आपको देखने के बाद SBF की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी दोस्तों। विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी होने तक रेलवे कर्मचारी को कोई ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। नो ग्रेच्युटी शैल बी पेड टू रेलवे सर्वेंट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो ऑप्शन क्या है, क्वालिफाइंग सेवा के आधार पर भुगतान किया जाएगा, ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या जो हमारा 107 है दोस्तों, उसका आंसर होगा बी, ये बात सही है। ग्रेच्युटी रोक जाती है जब तक कि फाइनल ऑर्डर न आए। ई ऑफिस में एक फाइल को कितने एक ई ऑफिस में एक फाइल कितने यूजर को भेजी जा सकती है। इन ऑफिस कैन बी सेंट नंबर ऑफ यूजर्स, ओनली 2, ओनली 1, ओनली 3 और एनी नंबर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 108 का जो आंसर होगा वो होगा ओनली 1। लेकिन इसमें एक टेक्निकल ग्लिच होता है, जैसे आप मोजिला फायरफॉक्स से ज़्यादा कर सकते हैं और क्रोम ब्राउज़र से एक ही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले था अभी हो सकता है इसको फिक्स कर दिया गया होगा। ट्रिप पूरा करने के लिए कितनी गाड़ियों में काम करने वाले रनिंग स्टाफ को ट्रिप अलाउंस दिया जाता है। ट्रिप अलाउंस इज पेड टू रनिंग स्टाफ वर्किंग ऑन विच ट्रेन फॉर कंप्लीशन ऑफ ट्रिप्स, गुड्स ट्रेन्स, ART, हाई स्पीड्स और स्पेशल ट्रेन्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 109 का आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी, स्पीड ट्रेन्स में आपको ट्रिप अलाउंस दिया जाता है। भर्ती में PWD व्यक्ति के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है। परसेंटेज फॉर रिजर्वेशन ऑफ PWD पर्सन इन रिक्रूटमेंट इज 4%, 5%, 10% एंड नन ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या 104 का आंसर होगा ए 4%। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। पेपर नया था, जो हमारे फ्रेंड सेंड किए उनको भी धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। सारी अपडेट्स आपको वहां दी जाएगी। और दोस्तों आप वीडियो को देखें, कलेक्शन बढ़ा हुआ है, आप 30 वीडियो आसानी से एक चैनल पर
देख सकते हैं और ये वीडियो दोस्तों हमारा 31वां होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।